देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो एक तो मैं आपको ये बता दूंगा भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, दूसरा क्या एनालाइज करने का तरीका बता दूंगा। अगर आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको क्या क्या चीजें जाके पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो आपका जनरल किस चीज का क्वेश्चन है, डायमेंशन का है। तो टॉर्क की डायमेंशन ml2 t-2 होती है। तो ml2 t-2 किधर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया ml2 t-2। हाँ, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आपका बी पार्ट निकाल रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2, और वॉल्यूम कितनी होती है आपकी, L3, ठीक है। तो ml-1 t-2, ml-1, ठीक है, ये हो गया। तो आ रहा है कोई आंसर, आंसर निकल कर इसका। एंगुलर मोमेंटम का एमवीआर से निकाल लोगे, स्पेसिफिक हीट का कैसे निकालोगे, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी से, बोलो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये एनर्जी होगा, ये आपका मास हो गया, ये आपका स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अब इसको किसी को ये नहीं आता तो भाई आपको डायमेंशन सीखनी पड़ेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, if a screw on a screw gauge is given 8 rotation it moves by 4 on a main scale। 8 रोटेशन देने के बाद, 8 रोटेशन देने के बाद, ठीक है, कितना मूव हो रहा है वो, 4 मूव हो रहा है। तो 8 रोटेशन से 4 मूव हो रहा है, 4 मूव हो रहा है। तो 1 रोटेशन से कितना मूव हो जाएगा, कितना मूव हो रहा है, 1/2 आंसर देखो ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मैं क्या करूं, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर बोलो, या फिर 1/20 सेंटीमीटर। यानी एक रोटेशन से इतना मूव हो रहा है, और इसी को आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। एक रोटेशन से जितना आपका मूव होगा उसी को आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। आगे कहता है इफ देर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर, इसमें जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। देन द लीस्ट काउंट बताना है आपको। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, बोलो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच आपकी 1/20 है, और नंबर ऑफ डिवीजन आपके 50 है, 1/1000 हो गया है, बोलो 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर आप किसी का ये वाला क्वेश्चन जैसे गलत हुआ है, ठीक है, तो भाई वो आपका स्क्रू गेज जाके पढ़े, और उसके जितने भी क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं उनको जाके 1 से 2 बार अच्छे से ऐसा कर ले कि अगला कोई स्क्रू गेज का ये वाला, ये जैसा स्क्रू गेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो अगले मॉक में ना छोड़े बस। तो आपके 4 नंबर अगले मॉक के लिए बढ़ रहे हैं, नहीं है समझ में बात, ठीक है। तो ये एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है खाली आप इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हो, अब जाके स्क्रू गेज पढ़ लेना, स्क्रू गेज का कोई भी क्वेश्चन अगले मॉक में गलत नहीं होना चाहिए, इंश्योरिटी कर लो। तो जो भी अभी नंबर आ रहा है उससे 4 नंबर तो प्लस हो गए हमारे। A particle of mass 2 kg is moving on a circular path with a constant speed of 20 meter per second. The change in magnitude of velocity when particle travel from A to P, ये A है आपका और ये P है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ये तो स्पीड हो गया। पहले स्पीड कितनी थी 20, फिर कितनी थी 20, चेंज कितना आया 0 आया। लेकिन अगर यहां से अभी वेलोसिटी पूछ लेता हूँ आपसे, चेंज इन वेलोसिटी पूछ लेता, डेल्टा वी पूछ लेता, तो आप लिखते 2v sin θ/2, ठीक है। तो ये भी आपको हो सकता है पूछ ले। तो अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो भाई आपके सिर्फ पढ़ने में मिस्टेक हुई है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप अपने आराम से ऐसे बचा सकते हो कि आप ध्यान लगाकर अगर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका आंसर अगर फौरन आ जाता है ना, देखो अगर आपका आंसर किसी क्वेश्चन का विद इन 5 to 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आ रहा है तो प्लीज आप उसको एक बार और कंसिडर कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आराम से 45 सेकेंड है। भाई नीट में एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड है। तो अगर आपने 10 सेकेंड में आंसर दे दिया, 5 सेकेंड में दे दिया, तो फिर 5 से 10 सेकेंड और लगा लो और उसका आंसर एक बार और चेक कर लो, ठीक। अक्सर क्वेश्चन वही गलत होते हैं जिनका आंसर 5 से 10 सेकेंड में आता है।
अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 10√3। कितने बच्चों का ठीक हो गया क्वेश्चन? ये नहीं हुआ, छोड़ दिया था। देखते हैं भाई क्यों प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया आपने। (10√3) से आपने इसको फेंका है, 60 डिग्री का एंगल है। द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा 2 सेकंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर और उस वेलोसिटी का वेक्टर जो 2 सेकंड के बाद मिलेगा। तो मान लो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, तो इसका जरा वो करना 10√3 cos 60 1/2, तो ये तो हो जाएगा 5√3। और इसका इधर करो वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई 10√3 इंटू √3/2 15, तो ये तो 5√3 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कैसे चेंज हो जाएगा? 15 माइनस जीटी, जीटी 20। अच्छा इसका वाला पार्टिकल यहां नहीं है, यहां पर है, पार्टिकल यहां नहीं है यहां पर है, बोलो। तो यहां पर बना लो आप इसको 5√3 और ये हो जाएगा आपका -5। आएगा नहीं आएगा? अब आप इसको हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल देखोगे, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, तो 10 अल्फा कितना आ रहा है? 10 अल्फा कितना आ रहा है? ये यही तो आएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 5/5√3, तो 30 डिग्री आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे आ गया, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये हॉरिजॉन्टल से 60 ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल से 30 नीचे, बोलो एक बार और, वंस मोर। अरे मेरे भाई देख सुन, ये आपका हॉरिजॉन्टल से ये कितना ऊपर है? इनिशियल वाला 60 हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे है? 30। तो देख इसको बना ले हॉरिजॉन्टल से, यहां बना ले ना, हॉरिजॉन्टल से 30 नीचे बना ले इसको, ये बन गया। बोलो अब बताओ कितना एंगल है? ये तो पूछा था, नहीं और कुछ पूछा है? ये पूछा है आपसे कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये है, और 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर बन रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल पूछा था, आंसर 90। इसमें क्या बात थी भाई, ये क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, बाकी सब आपने कर लिया था, यहां तक अगर आप पहुंच गए थे और ये पार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी आपको समझ की जरूरत है अभी, ठीक है? क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। और किसी से अगर यही यहां तक भी नहीं हुआ है, तो प्लीज उसको प्रोजेक्टाइल पढ़ने की दोबारा जरूरत है, मतलब आप रिवाइज करिए और उसके जितने भी क्वेश्चन आपके नोट्स में अच्छे से बना लीजिए। कोई अगर यहां तक नहीं पहुंचा है तो उसको प्रोजेक्टाइल पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा। An elastic spring of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length X. It is further stretched by another small length Y. Work done. Work done ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। सेकेंड स्ट्रेचिंग में क्या होगा? तो पहले कितना खींचा है? ½ k x²। दोबारा कितना खींचा है? ½ k। अब x तो खींचा हुआ था ना, y और खींच दिया, ऐसे करके लिखेंगे वर्क डन। भाई जब नेचुरल लेंथ पे था तो उसका लेंथ आप नहीं लेते हो वर्क डन में, आपने नेचुरल लेंथ से कितना खींचा? x खींचा है, तो आप लिखोगे ½ k x², जितना आपने खींचा है, ठीक है? उसके बाद फर्दर आपने x तो खींचा हुआ था, अगले में y और खींच दिया, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? x प्लस वाई। अब आप ऐसे मत लिख देना उस वाले को, खाली y लिख दोगे, लेकिन अगर आपको सेकंड वाले में वर्क डन पूछा गया है कि कितना वर्क डन होगा, तो आप क्या करोगे? बोलो। y का स्क्वायर -½ k x²। जो भी आंसर आएगा आप लगा देना, जो भी आएगा देख लेना वो आप,
सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप लगा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, ये ध्यान रख लेना। इन अ पी टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप है ना, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर, सही बात है, हाँ यहां तक तो ठीक है। ट्राइवेलेंट एटम आर द डोपेंट्स, ये तो सही है, ट्रू पूछा है ना, और ये सही है हमारा। फिर भी हम आगे भी क्वेश्चन भी करके आएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी, ये तो बात तो सही है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी, गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी, गलत हो गया। बोलो, इस तरीके से अगर आपका आंसर आ भी जाता है ना, चारों ऑप्शन चेक करके आओ, बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप आंसर पर गलत लगा कर आओगे। आगे चलते हैं। रे डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, रे डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फॉर्म अ वेव फ्रंट, फॉर्म अ वेव फ्रंट इज, तो पॉइंट सोर्स है ना, तो स्फेरिकल आएगी। आपको सारी सिलेंड्रिकल कब आती है, लाइन सोर्स होता है। प्लेन कब आती है बताएंगे, और क्यूबिकल कब आती है सोचेंगे। अब इसको क्या ही बताऊं, बोलो, ये तो आपसे आते होगा, कौन सा गेट है ये, है नॉर गेट है, नॉर, नॉर है, यानी किसका, ए प्लस बी का बार। तो भाई निकाल लेना इसमें यार, भाई ए प्लस बी जीरो जीरो, जीरो आता है, जीरो का वन हो जाएगा, ये तो ठीक है। जीरो प्लस वन, वन होता है, वन का जीरो, ये भी ठीक है। वन प्लस जीरो, ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। जीरो जीरो का वन ठीक है, जीरो वन का जीरो ठीक है, वन जीरो ठीक है, वन वन ये ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बोलो, बाकी चारों भी चेक कर लेना, फिलहाल आंसर आपका ये आ रहा है। Let E1 and E2 the energy of the electron in the second and third excited state of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of atom ratio of E1 and E2। बोलो भाई, इसमें क्या दिक्कत है, सिंपल है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका स्क्वायर है, E1 अपॉन E2 N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपसे इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, अगर किसी का ये पार्ट गलत हुआ है, अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए बताओ, भाई एटम ही पढ़ ले भाई वो तो। ऐप ऐसे करोगे, एक्साइटेड स्टेट नहीं देखी, वो नहीं देखी, ये छोटी छोटी चीजों से कितने क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये भी तो देखो आप, बताओ मुझे। क्यों नहीं पढ़ते हो एक बार में, अच्छा आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें आप फेस नहीं करते हो क्या, फिर उसके बाद भी बेध्यान हो, इसका मतलब ये तो आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या फिर आपके घर के पास में कोई सॉल्यूशन बुक खुली हुई है जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई कुछ ना कुछ तो है ना ऐसा, टाइम नहीं लगा हुआ, घर पे प्रैक्टिस नहीं है, या प्रैक्टिस है तो घर के पास में आपने क्या खोल रखी है, आपने सॉल्यूशन बुक खोल रखी है, गूगल खोल रखा है, आप उसकी हेल्प से कर रहा हो। इसलिए जब आप एक्चुअल में पेपर देने आते हो तो ना तो वहाँ पे आपका गूगल होता है, ना ही आपका साथ में कोई सॉल्यूशन बुक होती है। तो अगर ये दोनों कर रहे हो तो कन को बंद कर दो, इसको बिल्कुल करना। ठीक, तो ये कुछ नहीं है इसमें, आप एटम का ये वाला पार्ट जाकर और उसके सारे क्वेश्चन बना ले। ठीक, आपकी बस इतनी ही मंशा होनी चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन गलत हो गया है, अब इस जैसा कोई क्वेश्चन आएगा एटम का, वो अगले मॉक में गलत नहीं होना है, तब आपकी तैयारी है अगले मॉक की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कौन कह रहा है, वो करंट का है जो तुम बता रही हो ग्राफ, क्या दिखाना है एक बार। ये लीनियर ही तो बोलते हैं इसे, इसे लीनियर ही तो है, स्ट्रेट लाइन है लीनियर का मतलब। भाई एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है सारी y बराबर mx
प्लस सी। ये आपकी किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की है ना। अब पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो, निगेटिव इंटरसेप्ट हो, पॉजिटिव स्लोप हो, निगेटिव स्लोप हो, सारे लीनियर ग्राफ है ये। बोलो। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इन ए सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इतना इतना। अच्छा, इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज आर इतनी है, द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक बात है। तो कौन सा लगा दूं फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी इतनी दे रखी है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? बस ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका। ये दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे ना, एन आई बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, ये सारे आप आंसर लगाइए, मतलब जितनी वैल्यूज है उसके बाद आंसर आ जाएगा। नोट्स में मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर के एक आध न्यूमेरिकल है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना। लेट ई वन एंड ई टू बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द, अच्छा ये हो गया, दोबारा आ गया क्या? ए पर्सन यूजिंग अ लेंस ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप सी इरेक्ट वर्चुअल इमेज। बोलो। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम कर रहा है, और माइक्रोस्कोप में पास से देखोगे, पास से देखोगे यानी अब आपने जो एफ और पोल के बीच में रख लोगे अपने ऑब्जेक्ट को। बोलो। तो उसके बाद जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो सिंपल सी बात है। पावर फैक्टर 1/4 इन आरसी सर्किट, दिख तो रहा है ना इसमें। पावर फैक्टर इज 1/4 इन सीरीज आरसी सर्किट, आर बराबर 100, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ये तो ये हो गया। तो ये आपका 1/4 दे रखा है, और ये दे रखा आपका 100 जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 400। बोलो। और जेड इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड आपका 400 इंटू 400 कर दूं, इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा भाई, 4 चौक 16, 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4, माइनस नहीं आएगा प्लस का, इज इक्वल टू एक्सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 10 की पावर 4 एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सी इज इक्वल टू 100√15। बोले तो ऑप्शन में ऐसे दे रखा है। बोलो भाई। अब भाई किसी को अगर ये वाला पार्ट नहीं आता है तो भाई पूरा आप आराम से पावर फैक्टर जाके पढ़ सकते हैं, उसके साथ रेजोनेंस भी कवर कर लें जाकर। बोलो। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है इसका मतलब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं इस चैप्टर के, आपको इसके दोबारा से बेसिक्स पढ़ने की नीड है। हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है जो टफ हो। ठीक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ठाक है, मतलब बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। Resonance frequency LCR series AC is F naught. Now inductance is reduced 1/4 times and capacitance is increased by 16 times. Then resonance team frequency become. तो क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो √LC में क्या करना है? बस यहीं पे करना है जो भी कुछ करना है। तो इंडक्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया है और इसको 16 टाइम्स, 4, ये बाहर आके 2, F/2 हो जाएगा। बोलो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये भी नहीं हुआ है तो भाई सोचने वाली बात है, आपकी तैयारी में फिर तो भाई कमी है, आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा जाकर। कौन सा? एसी का था नहीं भी क्वेश्चन? तो एसी का देखो 2 क्वेश्चन आ गए आपके। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं तो प्लीज एसी को दोबारा जाकर पढ़ लेना। शिहान क्या हुआ? पेपर एनालाइज करा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से कर लो भाई। आगे देखो। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है ऑफ एरिया ए वेयर इज विद द टाइम एज शोन बिलो, द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप। ठीक है। प्लॉट बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज बेस्ट डिस्क्राइब बाई बी नॉट एंड ई नॉट आर कांस्टेंट। ओके। अच्छा, बी टी का कर्व दे दिया और ई टी का कर्व पूछ लिया। अच्छा। अच्छा देखो, ये तो चलो अभी मैं करते हैं इसको। मैंने आपको इसमें जब ईएमआई पढ़ाया था तो कुछ वेरिएशन बताए थे कि अगर आपका कोई लीनियर
जैसे जा रहा है, जैसे रेक्टेंगल आपका इंसर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका ग्राफ कैसे यूज ईएमएफ का कैसा आएगा। सर्कल लूप जा रहा है तो उसका कैसा आएगा, ट्राइंगल जा रहा है तो उसका कैसा आएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, नहीं आता है दोबारा जाके वो पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन इस बार आएगा, मुझे बहुत ही उम्मीद है। आप ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ लूँ दोबारा से। अच्छा ठीक है, आपको ये करना है ना, तो ये कैसे होगा आपका d5/dt, डी बी ए अपॉन डी टी, ये बोलो। एरिया तो कांस्टेंट हो जाएगा ए, और dB/dt ये है जो भी है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो स्लोप है, बोलो भाई, ये तो स्लोप है। माइनस ए, स्लोप को मैं टेन थीटा बोल सकता हूँ, टेन थीटा बोलो तो 1060, तो √3 आ गया, बोलो, ये तो √3 आ गया ना। ये स्लोप, स्लोप को टेन थीटा, थीटा दे रखा है 1060 √3। फिर सेकंड वाले पार्ट में ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ तो यहाँ जीरो होगा ना। ये E1 आ गया, ये आपका E2 बोल देता हूँ। तो E2 क्या हो जाएगा, एक बार E2 और देख लो। तो E2 में, E2 करने के लिए आपको माइनस ए और माइनस dB/dt, बोलो, क्योंकि स्लोप आपका निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, और निगेटिव 10 कैसा कैसा है आपका ये, a/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये हो जाएगा भाई आपका कितना 3, और मैं इसको लिख सकता हूँ E1/3, E1/3, E2 नहीं होगा, E ऊपर आएगा, ठीक है, पहला आएगा नीचे फिर आएगा ऊपर, तो नीचे तो E0 हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको E0 बोल रहा हूँ, और ऊपर E0/3 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। वो तुम्हें ये देखना पड़ता, देखो है, तुमने कभी कैरम खेला है, खेला है, तुम्हारे जब कैरम तुम खेलते थे तो बस यही अगर मंशा है ना, कि बस मुझे ये वाली जो गुट दिख रही है, बस ये मुझे खाने पे पहुंचानी है, तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे, ठीक है। कैरम का एक उसूल होता था कि जब आप एक गुट को मार रहे हो ना, तो अगली चाल में दूसरी गोटी बननी चाहिए थी आपकी, इसको ही आप अच्छा कैरम बोलते हैं। हाँ यार, इस बंदे से आता है, एक मारी तो स्ट्राइकर आपने इस तरीके से चलाया कि वो तो गई, लेकिन साथ में दूसरी वाली और बन गई अगली चांस के लिए, फिर दूसरी मारी तो तीसरी वाली बननी चाहिए, जहां बननी बंद हो गई वहां दूसरे के पास चांस जाती थी, और दूसरे के पास चांस जाने का मतलब यह है, हो सकता है कि वो अपनी सारी बना दे एक ही बार में, होता है ऐसा, एक ही बार में पूरा बोर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक काम करा करो, कि जब भी आप है ना क्वेश्चन को निकाल रहे हो ना, अपने आंसर पे एक तो नजर मारते रहो, ऑप्शंस पर, मतलब कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिए रखे हैं, फिर आपका, हाँ तो लगा देती हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये एक आपका ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, अभी तक पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें हाँ आपका अच्छा सा क्वेश्चन था ये। ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैं एनालाइज करने का तरीका कैरम से मिला रहा हूँ ना, तो उसका भी यही है कि आप इस क्वेश्चन के जरिए अब आने वाले जो इस जैसे क्वेश्चन होंगे उनको कैसे ठीक करेंगे, ये आपके फोकस होना चाहिए, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। ये तो होगा ही ठीक, इस जैसा भी आने वाला जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो नीट में है या मॉक में है, वो ठीक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने 10 मॉक एनालाइज कर लिए, तुम्हारे नंबर तो बहुत शूट कर जाएंगे तमीज से बैठ के, लेकिन तुम करते नहीं हो ना, तुम्हें तो लापरवाही तुम्हारे अंदर इतनी है। एट ए सर्टेन प्लेस ऑफ मैग्नेट 30 ऑसिलेशन पर मिनट है, अनदर एट अनदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल द टाइम पीरियड, अरे ये तो वही आ गया ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई, बहुत करे हमने क्वेश्चन इसके, एम भी बोलो, यानी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बात कर रहे हैं अभी हम, √m के, तो 30 ऑसिलेशन पर मिनट है, मुझे तो पहले टाइम पीरियड चाहिए ना, 30 ऑसिलेशन पर मिनट यानी 60 सेकंड में, तो 1 ऑसिलेशन के लिए निकालो 60/30, 2 सेकंड, इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। तो आप लिख सकते हो T2/T1 इज इक्वल टू अंडर में M1/M2, तो ये T2 मुझे निकालना है, ये आपका 2 हो गया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है ना, मूवमेंट थोड़ी है, चलो बात वही है इसमें भी, ये भी लिख लेना इसको, B1/T2
B2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इसी के तो फॉर्म में ही है ना। तो B1 कितना है आपका, B है, और ये आपका 2B है। 2, ये हो जाएगा 2/√2, √2 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 सेकेंड। कितने बच्चों का हो गया था क्वेश्चन? बस, तुम्हारा भी नहीं हुआ था? क्यों तुमने फिर EMI में, और जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इतने लेक्चर लिए उसका क्या फायदा है, बताओ? फिर क्या फायदा है इतने लेक्चर लेने का? क्या पढ़ रहे हो फिर? इसका क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब ये ऐड कर लेना बेटा, इसका कभी कोई क्वेश्चन आएगा नीट तक, वो गलत नहीं करूंगा मैं। अगर वो गलत हो रहा है तो भाई फिर तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, तुम फिर मक्कारी कर रहे हो। ये क्या क्वेश्चन है आपका, देखो। ए ब्रांच ऑफ अ सर्किट इज शोन इन द फिगर इफ द सर्किट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। डिक्रीज कर रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए एंड बी का। ए से ओपन कर दो, ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इंक्रीज करने का। बोलो, डिक्रीज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए करंट को इसी की डायरेक्शन में फ्लो कराएगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में? इसी की डायरेक्शन में। इसी की डायरेक्शन में कराने के लिए बैटरी को कैसा लगाएगा, ऐसा लगाएगा। बोलो भाई। बस अब आप यहां से किरचॉफ लॉ लगाना चालू कर दो। VA माइनस 2 × 7 14, माइनस से प्लस, +4, बोलो, प्लस L कितना है, 9 × 10⁻³ और di/dt कितना दे रखा है, 10⁻³ इजिकल टू VB। बोलो भाई, इतनी बात सबको आनी चाहिए। VA माइनस VB इजिकल टू, ये मर गया, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। एक आंसर आ गया। बोलिए, कितने लोगों का ठीक हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। अबे नहीं हुआ ये वाला ठीक, क्यों? अब जाके इन क्वेश्चनों को पक्के करो कि अगले किसी मॉक में आएगा तो ये गलत नहीं होना चाहिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पॉइंट ए ऑन ए स्क्रीन हैज पाथ डिफरेंस लैम्डा एंड पॉइंट बी ऑन ए स्क्रीन हैज पाथ डिफरेंस λ/4। रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट A to B। बोलो। तो पहले देखो, इनका फेज डिफरेंस निकाल लो। 5 1 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है, और डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, लैम्डा, यानी 2π का आ गया। फिर 5 2 2π/λ इंटू λ/4, दैट इज π/2। अब इसके लिए भाई इंटेंसिटी निकाल लो। 4i cos स्क्वायर यानी 2π/2। ठीक है, तो ये तो आपका 4i आ जाएगा। ठीक है, I1 और I2 कितना आ जाएगा, 4i cos स्क्वायर π/4, π/2 और 1/2 था इसलिए ये π/4 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, 1/2 इजिकल टू 2i। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। I नेट इजिकल टू 4i cos स्क्वायर π/2। ठीक है, तो यहां पर हम 5 की वैल्यू डाल रहे हैं। तो मैंने अगर 2π पे 5 की वैल्यू डाली तो 2π/2, तो ओनली पाई बचा। और cos पाई कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर +1। इसी तरीके से यहाँ मैंने π/2 डाला है तो π/4 हो गया है। π/4 यानी 45, यानी 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2। तो इसलिए तो आंसर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, 2:1 आ गया। कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक हुआ? नहीं हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो, कितने क्वेश्चन इस टाइप के नोट्स में भर भर के करा रखे हैं मेरे ख्याल से, और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके नोट्स में है। नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं हो रहा भाई, नोट्स पढ़ के चले जाओ, खत्म कहानी। तुम्हारा नीट दह जाएगा। इतनी बात कितनी मतलब इतनी बार बोल चुका मैं थक गया बोलते बोलते। तुमसे कुछ नहीं हो रहा भाई, नोट्स पढ़े जाओ बस। सारे दुनिया जहां के क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स से ही निकल के आ जाएंगे। लेकिन पक्के कर लो नोट्स को, और टाइम बचे तो PYQ लगा लेना बस। छोड़ दो भाई, तुम सारी बातें खत्म कर दो, इन 2 कानों पे आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं कर सकते तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है।
यार तुम्हें इतने मैंने ढंग के नोट्स बनाकर दे दिए हैं कि जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आ रहा है, जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आ रहा है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। ये क्या है आपका? इनफाइनाइट वायर है, कर दोगे ये क्वेश्चन? एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो इसकी वजह से कितना आएगा? 0 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इसकी वजह से जो आएगी वो आएगी। ये इनफाइनाइट होगा कि सेम इनफाइनाइट होगा? ये वाला पार्ट सेम इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यानी इसके लिए मैं लिखूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनसाइड, और इसके लिए भी इनसाइड। तो बी नेट आपका दोनों की वजह से जो आएगा, यानी B2 + B1 लिख सकता हूं अब मैं चुपचाप। और अगर अपोजिट होता तो B2 - B1 लिख देता। तो B2 की वजह से कितनी आएगी? μ0I/8, 8R, प्लस μ0I/r कॉमन आ गया, 1/8 प्लस 1 यहां से 2 और कॉमन ले लूं क्या? हाँ, 4 कॉमन ले लेते हैं। μ0I/4R, 1 + 1 अच्छा 1 मिनट, 1/2 प्लस 1/5। तो ये आंसर आपका लो। इस टाइप के नोट्स में बताना कितने क्वेश्चन होंगे, कितने, ठीक। इमेज आई ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, अच्छा ये इमेज आई है, रियल ऑब्जेक्ट है, फॉर्म बाई लेंस इज एज शोन इन द फिगर, दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, यानी आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है, देखो बहुत बहुत ध्यान से, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है छोटी बन रही है, और कैसी है? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल, यानी इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डेमिनिज्ड है। ये तो भाई आपका कॉनकेव लेंस का काम है। बोलो, कॉन्वेक्स होता तो इरेक्ट होता, बड़ी बनाता। तुम हटो, इरेक्ट है भाई, क्या हो गया? ठीक है, कॉन्वेक्स काट दो, कॉन्वेक्स काट दो। अब रखा कहाँ होगा? तो जाहिर सी बात है जो लेंस है यहां पर रखा हुआ होता है। बोलो भाई, यहां तो नहीं रखा होगा ना, यहाँ पे तो कॉनकेव, कॉनकेव तो इधर इमेज नहीं बनाता अपने लेंस के। तो यानी एक कॉनकेव लेंस इज प्लेस लेफ्ट टू द ओ, यहां पर रखा होगा क्या? नहीं। एक कॉनकेव लेंस इज प्लेस राइट टू द आई। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा कहाँ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुमसे नहीं हो रहा तो तुम गधे हो भाई। फिर क्या क्वेश्चन है आपसे भाई? पूछा है ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बना सकते हैं। अगर छोटी बन रही है तो कॉन्वेक्स छोटी इरेक्ट इमेज नहीं बनाता, बचा क्या? कॉनकेव बचा। और ऑब्जेक्ट वो जो भी कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव नहीं है तो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है आपका लेंस, ठीक है। ये तो यहीं तो रखा होगा, तभी तो इमेज यहां बनेगी। कॉनकेव लेंस कभी इधर इमेज ही नहीं बनाता, इतनी सी बात है। हम्म, अरे इमेज नहीं बनाई हुई, ऊपर डायरेक्शन नहीं दे रखी है। बहुत बढ़िया, कहाँ लिखा है इरेक्ट? चश्मा 2 लगवाओ अपने, एक नहीं। एक ऐसे हो, फिर ऐसे उल्टा करके लगना है, तब दिखेगा सही। ये क्या क्वेश्चन है भाई? इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट द पावर डेसिपेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। पावर डेसिपेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम, क्या मतलब है इसका? बोलो। ये आर बताना है सच दैट के इसके इसमें जो पावर डेसिपेशन हो कैसी हो? मैक्सिमम हो। तो कब हो सकती है? मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम कब यूज होती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है लोड रेजिस्टेंस के। इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है लोड रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू अगर आपका लोड रेजिस्टेंस के हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में आपकी मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होती है। भाई जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर वाला टॉपिक ढंग से पढ़ लें। अब पावर वाला पढ़ के आएंगे पूरा ढंग से, ताकि इनने पावर का ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, पावर से रिलेटेड अगले किसी मॉक में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम ठीक करेंगे। नहीं आई समझ में बात? आ गई ना? इस तरीके से पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है कि खाली बस ये वाला क्वेश्चन ठीक करना है, अब अगले मॉक में ढूंढो ये क्वेश्चन कहाँ है, ये थोड़ी मिलेगा।
अब पावर का अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, समझ गए? बस पावर जाके पढ़ लो, पावर का जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन नोट्स के लगा लेना, पीवाईक्यू लगा लेना, बस हो गया भाई हमारा काम, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी। बोलो क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ये आपका इंटरनल हो गया, ये आपका बाहर लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया आपका, बोलो भाई, R प्लस 3/2 इंटू 3 और 2 5 अपॉन R प्लस 3/2 प्लस 5, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। मेरे ख्याल से सॉल्व फॉर R, सॉल्व फॉर R, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, समझ गए? E² अपॉन 4R याद है, नोट्स में जाके पढ़ना, उससे रिलेटेड बातें, ठीक है? सीरीज में पावर आनी चाहिए निकालनी, पैरेलल में पावर डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? तो इस साथ जाके आप पावर का टॉपिक पढ़ लेंगे जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस क्या होगी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, ये अपॉन ये, भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है तो 60/30 कितना हो गया, 60/30 इज इक्वल टू R/70, क्योंकि ये 70 ही बचा होगा क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होती है 100, तो ये तो 140 हो गया। बोलो, अब मैं इसमें थोड़ी कहूंगा भाई मीटर ब्रिज तो आना ही चाहिए ना आपको, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, नहीं आता है तो भाई मीटर ब्रिज जाके पढ़े। ये क्या कहता है आपसे, when a charge of 10 coulomb is taking very slowly from one point to another point separated by a distance 0.4 meter, ठीक है, work of 4 joule is required to be done, what will be the potential difference between these 2 points? अरे यार क्या हो गया इसमें, बोलो, सही सही बात है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो आपसे क्या पूछा है इन्होंने, डेल्टा वी पूछा है, W/Q, W कितना दे रखा है 4, और Q कितना दे रखा है 10, 0.4 वोल्ट, दैट्स इट। जरूरी थोड़ी है भाई आप अपने कॉन्सेप्ट से जाओ, अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं जाओगे तो फिर लगाते फिरोगे डिस्टेंस का लगाऊं, मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं, बोलो। और बहुत से बच्चे खेल जाते हैं, छः समझ में नहीं आ रहा तो नहीं, ये तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, अच्छा 8 है, डिवाइड करके भी आ रहा है। फिलहाल आप अपने कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आप सही आंसर लगा पाओगे, मेरा तो आंसर भाई यही आ रहा है, मुझे तो इतना ही कॉन्सेप्ट आता है, इतनी फिजिक्स आती है। ये क्या कह रहा है आपका, A magnetic a material of 0.25 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1000, अच्छा एम्पियर मीटर वन की पावर -1, ठीक है ना, पर मीटर मतलब एम्पियर पर मीटर दे रखा है। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बताना है, ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, अच्छा अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बी है, एरिया दे रखा बी निकालना है मुझे, ये क्या दे रखा है पता आपको, एच 1000, बोलो, तो एच इज इक्वल टू बी बाया म्यू होता है, तो बी इज इक्वल टू एच म्यू, एच हैगा म्यू निकालना पड़ेगा मुझे, बट मेरे पास म्यू आर यानी म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 + I, बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू म्यू एम इज इक्वल टू म्यू ओ म्यू आर, और लिख सकते हैं, ठीक, और लिख सकते हो तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो यहाँ पर म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 + I, यानी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + I, तो ये आ गया, यहाँ पर लगा दो इसकी जगह एच म्यू नॉट 1 + I, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई 1 + I, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, फ्लक्स में लगा दो भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू एच म्यू नॉट 1 + I, एक मिनट रुक जाओ, इनटू एरिया, सारी वैल्यू लगाइए आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्या करें, आप डायरेक्ट म्यू नॉट क्यों नहीं लगा सकते, ये क्वेश्चन, डायरेक्ट म्यू नॉट कैसे लगा सकते हो, तो ये एक मैग्नेटोस्टैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था मैग्नेटोस्टैटिक्स का। म्यू नॉट मटेरियल में नहीं लगाते ना म्यू नॉट, ये फ्री स्पेस में लगाते हैं,
ये एक अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है। ये क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर रिजल्ट शोन इन द फिगर। अच्छा, 4 माइक्रोफेराड ही आ गया। इसमें क्या बताना है? एनर्जी स्टोर्ड बताना है। ठीक बात। तो भाई मुझे बताओ, ये अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या बोल दूं? ए बोल देता हूँ। इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो ये भी बी, ये भी बी। ठीक है। इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, तो ये भी एक्स। ए एक्स बी, अगर तीन होते हैं तो ऐसे लगाते हैं। पहला ए और एक्स के बीच में, दूसरा बी और एक्स के बीच में, तीसरा भी बी और एक्स के बीच में। बोलो, और इनके बीच में क्या है फिर? बैटरी। तो मेरा ख्याल से ये आपका कितना है भैया? दो। ये आपका कितना है? दो। और ये आपका चार। दो और दो कितने होते हैं भैया? चार होते हैं। और चार और चार का कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। यानी सी इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया? दो आ गया। 2 फेराड। फेराड नहीं, माइक्रो फेराड है। ठीक। अगर ऐसा है तो फिर आप क्यू निकाल सकते हो। क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट वी। 2 इंटू वी आपका कितना है? 90, दैट इज 180 गुलाम है। पूछा क्या आपसे? एनर्जी स्टोर्ड पूछी है ना? हाफ सी वी स्क्वायर। जरूरत नहीं थी वो निकालने की। हाँ हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये भी चार है, ये भी चार है। 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। ये तो मैंने निकाल दिया ऐसे ही। ये निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज पूछ लेता आपसे तो वी आपका 45 इंटू 45। 45 इंटू 45 कितने होते हैं? 2025। 45 इंटू 45 2025 होते हैं, जिसमें अभी हैं हम। हाँ। और 2025 दुना दुनी कितना होता है? 4050। 35 इंटू 35, 25 इंटू 25, 45 इंटू 45, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। और 1/1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/20 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। जी, 1/20 तक। ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट, ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 साइन। इसमें क्या लिखना है? मेजरमेंट बतानी है, आर इन द फिगर। अच्छा ठीक है। वेलोसिटी बतानी है यार। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, बोलो तो 40। अब ये नहीं होगा किसी से तो भाई मैं क्या ही बताऊं। अब उसको मैं क्या बताऊं कि भाई तू कुछ क्या रिवाइज कर जाकर। ये क्वेश्चन देखो। एन ओपन एयर, एन ओपन एयर पाइप ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है। मतलब सेकंड हार्मोनिक ऑफ ओपन ओओपी इज इक्वल टू फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओपी। बोलो। अब आपको इसमें अगर दिक्कत आई होगी तो ओपी और सीओपी के फॉर्मूले में आई होगी। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो सेकंड हार्मोनिक क्या होता है इसका? भाई एन वी बाई टू एल होता है ना ये। एन वी बाई टू एल होता है ना ये। तो आप लिखोगे एन वी का मतलब 2, V/2L1 बराबर इसका कितना होता है? NV/4L। और फिर एन जो है इसमें ऑड में चलेगा 1 3 5। ठीक है। तो यहाँ कौन सा पूछा है इन्होंने? सेकंड हार्मोनिक पूछा है ना? नहीं, फंडामेंटल तो वन ही होगा। 1V/4L2। तो ये कट गया, ये कट गया। 2 इंटू 2 अपॉन L1 इज इक्वल टू L2, 1/L2। बोलो। यानी L2 इज इक्वल टू L1/4। L1 कितना है? 80 है, 20। ये अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपको ये ओओपी या सीओपी जाके अच्छे से रिवाइज कर लें, इनके फॉर्मूले याद कर लेने हैं। क्योंकि हर उसमें कुछ ना कुछ इसका पूछा जाएगा, ओओपी और सीओपी। ठीक है। क्लियर बात है इतनी?
28 ग्राम of nitrogen at 27 degrees Celsius mixed with 32 ग्राम of oxygen at 57 degrees Celsius. The temperature of the mixture in equilibrium is equal to. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर पूछा है तो हीट गेन और हीट लॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हीट गेन यानी N1 CV1 डेल्टा T1 बोलो बराबर हो जाएगा N2 CV2 डेल्टा T2। N1 हो जाएगा 28/28, ये हो जाएगा 3R/2, ये हो जाएगा थीटा -27। बोलो भाई लॉस करेगा, सॉरी गेन करेगा, ये गेन करेगा वो लॉस करेगा ना, वो हो जाएगा 32/32 इंटू 3R/2, ये भी क्योंकि डायटोमिक है तो सी भी आपका 3R/2 होगा, और ये कितना करेगा आपका बोलो 57 माइनस थीटा, ये लॉस करेगा। ये वन इससे ये कट गया, तो थीटा -27 इज इक्वल टू 57 माइनस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 57 प्लस 27, ये हो जाएगा कितना 80, हाँ 84, 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 42 है ऑप्शन में। वेरी गुड, ठीक है। तो हीट गेन और हीट लॉस, ये आपका हीट गेन करेगा 27 वाला और वो आपका हीट लॉस करेगा। बोलो तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा आपका 42। ठीक है, तो बस मैंने ये लगाया है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। A gas does 4.5 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अच्छा एडियाबेटिक है यानी क्या जीरो हो गया, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इफ टेम्परेचर फॉल बाई 2K, 2 केल्विन घट गया है, इंटरनल एनर्जी भी घट जाएगी, घट जाएगी भाई -4.5 जूल, तो घट जाएगी, घट जाएगी। ये तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो ये गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा आपको। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एन आइडियल स्प्रिंग, ये तो हो गया ना। अच्छा ठीक है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड आइडियल स्प्रिंग कांस्टेंट k, द पार्टिकल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड t, क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट में m/k। ठीक बात। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये स्प्रिंग हुआ करता था, आपने इसको कर दिया, तो ये अब जो बनेगा दो स्प्रिंग 2K और 2K का बनेगा। अगर ऐसी बात है तो आप लिखिए नया टाइम पीरियड T डैश 2 पाई, मास तो सेम रहेगा, ये आपका 2K हो जाएगा, और पहले वाले को आप लिख सकते हो T/√2, T/√2। हम्म, K/2 कर दिया। आप मुझे बताइए K/2 कैसे कर सकते हो। आपका स्प्रिंग है, जब आप उसको थोड़ा छोटा कर दोगे तो वो और स्टिफ हो जाएगा। K इनवर्सली प्रोपोर्शनल L के होता है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल N के होता है। तो जब आप स्प्रिंग को काट करके छोटा करते हो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाएगी मतलब K बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपकी सिली मिस्टेक थी। क्या आप फॉर्मूला भूल गए। देखो अगर दो चीजें हैं, अगर आपने फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट दोनों याद रखे, आप कभी हार नहीं पाओगे, किसी कीमत पे नहीं हारोगे। खाली फॉर्मूला ओरिएंटेड रहोगे तो फॉर्मूला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे बात को। मेटल वायर जिसकी लेंथ आपकी 4 मीटर थी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर, व्हेन सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्स 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, acting opposite to each other along its end, stretches by 10 सेंटीमीटर, young modulus of material। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई किसी को वाला फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से चले जाए, एफ अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। एफ आपको कितना दे रखा 1000 न्यूटन, 40 मीटर, कितना खिंच गया स्ट्रेचेस 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², और एरिया कितना है
ठीक है, सही है, समझ में आ गया। गीगा 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 पास्कल होता है वो। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 2r above the earth surface to the acceleration due to gravity surface। तो above the earth surface क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का? देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये तब चलेगा जब आपकी स्मॉल वेरिएशन हो। उसने कहा है आप अर्थ से कितना ऊपर चले गए हो, 2r, यानी 2r अर्थ की रेडियस से भी डबल। तो ये तो बहुत बड़ी हाइट हो गई ना। तो ये इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो। अपॉन में जीएस, तो जीएस तो जीएस कट जाएगा ना भाई, जी डैश अपॉन जी, तो जी एस अपॉन 1 + 2r अपॉन आर अपॉन जी एस, ये तो कट जाएगा। 1/9। ये तो आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार ये तो। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ए रेक्टेंगुलर बोट हैविंग लेंथ ऑफ 5 मीटर, विड्थ ऑफ 4 मीटर, इज फ्लोटिंग इन वाटर। वाटर में फ्लोट कर रही है, ठीक है ना। लेंथ और आपकी विड्थ दे रखी है। द बोट सिंक 3 mm व्हेन अ मैन गेट्स इनटू इट। मास ऑफ मैन क्या लगाओगे? बहुत सही है, बाइंड फोर्स लगाओगे। कि बाइंड फोर्स बराबर किसके हो जाएगा? mg के हो जाएगा। तो रो वी जी, रो किसका? लिक्विड का। ये सबमर्ज पार्ट इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इंटू ग्रेविटी। इस ग्रेविटी से ग्रेविटी को मार देते हैं, तो m इज इक्वल टू रो 1000 आ गया, इंटू कितना डूबी हुई है ये, 5 × 4 × 3 × 10⁻⁻³ इससे ये कट जाएगा, 4×3 = 12 पंजे, 60 किलो का आदमी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलिए। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, देन एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो बताइए, सही बात है। अरे, ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पार्टिकल किसी एनी पॉइंट से, मैंने कल बात बोली तो थी ये, ठीक है, तो ये तो सही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये गलत हो गया भाई। ये तो डिपेंड करता है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। Three masses m, 2m and 3m are arranged into two triangular configuration as shown in figure 1 and figure 2. Work done by external agent is changes configuration। ये तो यार बहुत आसान सा है। पहले आप u इनिशियल निकालो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना, तो इन दोनों का निकालोगे तो -Gm इंटू 2m/a, यहाँ ले लेते हैं, -Gm/2m/a, फिर माइनस इन दोनों का ले लो, G3m² a, फिर इन दोनों का ले लो, 6Gm² √2a, फिर इस तरीके से फाइनल वाली ले लो। बोलो। -G, ये ले लो। अच्छा, तीनों एक से ही हैं, ठीक है, तो 3 और 6 9 और 2, ठीक है, -11Gm/a। ये नहीं आया समझ में? क्यों? क्यों नहीं आया समझ में ये? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया समझ में? एक मिनट बोल देना कि उनसे क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है, क्यों नहीं आया समझ में ये? आपको इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालनी नहीं आती क्या? ठीक है, 3m/2m/m। तुमसे क्या नाम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी नहीं आती सिस्टम की?
क्यों नहीं बन पाए? इसका पेयर बनाओ, कैसे बनेगा? 3m बोलो माइनस माइनस जी 3m इंटू एम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फिर इसका पेयर बना लो, फिर इसका पेयर बना लो। भाई नोट्स में इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं, और ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है और ग्रेविटेशन में भी है। ठीक है, ऐसे इसका पेयर बनाओगी आप तो 2, इसका पेयर बनाओगी 6, 2 और 6 कितने हो गए? 8, और इसका पेयर बनाओगी 3, 8 और 3 कितने हो गए? 11। क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं थी इसलिए इनको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वर्क डन इजिकल टू जो भी आएगा आंसर आप कर देना, जो भी आंसर आएगा आप कर देना। ठीक है, कंसिडर ए फ्रिक्शनलेस रैम on which a smooth object is made to slide down from in initial height. The distance d necessary to stop the object on a flat track kept at ramp end is. बहुत सही क्वेश्चन है यार, बोलो। ये d डिस्टेंस लेता है इसको रोकने के लिए यहां से। फ्रिक्शनलेस रैम ऑन स्मूथ ऑब्जेक्ट इज मेड इन द डिस्टेंस नेसेसरी डी स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्लैट ट्रैक, और फ्लैट ट्रैक का आपको इधर रखा है। तो आपकी जो आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, भाई ऊपर से जो एनर्जी आ रही है काइनेटिक आ रही है ना, पोटेंशियल चेंज हो रही है काय में? काइनेटिक में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो, अगर ऐसी बात है तो फाइनल तो जीरो है और इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा म्यू एम जी डी। क्यों घबरा रहे हो? क्या गलत कर दिया मैंने? रुक गया ना पार्टिकल जाके। म्यू एम जी डी, और ये भी माइनस में आएगा वर्क डन इसका, आएगा नहीं आएगा माइनस में वर्क डन? वर्क डन माइनस में आएगा तो इससे ये कट जाएगा। तो म्यू एम जी डी इज इक्वल टू हाफ एम। अब मुझे बताओ जब यहां से यहां आता है पार्टिकल तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh होगी। यानी उसका स्क्वायर कर देता हूं मैं तो 2gh हो जाएगा। √2gh का स्क्वायर ओनली 2gh। तो यहां से m से m मर गया, 2 से 2 मर गया, g से g मर गया। तो ये तो म्यू डी इज इक्वल टू एच आ गया। आपसे d पूछा है, h बाई म्यू हो गया। बोलो, ठीक है। फिजिक्स, मैथ और फॉर्मूला तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। बोलो भाई जल्दी से फटाफट, क्या दिक्कत आई है? हम्म, ठीक है। यहां से यहां तक कंजर्वेशन लग सकती है, यहां से यहां तक कंजर्वेशन नहीं लगेगी। हाँ तो वो सही है, वही तो किया है मैंने भी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से यहां तक लगा सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी का लॉस नहीं है। ए वुडन प्लैंक जिसका मास 4 kg है, लेंथ 6 मीटर, सपोर्ट ऑन टू 2 नाइफ एजेस एट द एंड ऑफ द प्लैंक, इफ द रिएक्शन N1 is 3 times the reaction N2, the center of mass of the plank will be। तो ये आपका N1, ये आपका N2। बोलो भाई, तो सेंटर ऑफ मास मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ यहाँ से x दूरी पर, तो यहाँ से कितनी दूरी पर? ठीक है, तो अगर ये बैलेंस है तो आप कह सकते हो N1 इंटू एक्स बराबर होगा 6 माइनस एक्स इंटू N2। बोलो, और यहाँ से एक बात बोली है इसने, इफ द रिएक्शन ऑफ N1 इज 3 टाइम्स ऑफ N2, तो N1 की जगह 3N2 लिख दो, इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स N2, N2 से N2 कैंसिल, 3x प्लस x इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, 2/3, सॉरी 3/2। तो ये तो कहाँ से आई आपकी? x की वैल्यू आई है ना, यहाँ से 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये कितनी बची? 4.5। तो N2 से 4.5, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, नहीं हुआ था ये? वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क बैलेंस कर दिया मैंने। बोलो, नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले का टॉर्क इधर, इस वाले का टॉर्क इधर, बस टॉर्क बैलेंस कराया मैंने। तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आने ही चाहिए।
ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed on a rough surface, म्यू इतना दे रखा, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज एक्टिंग एज शोन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए, म्यू एन, म्यू एन आप म्यू कितना है, और वो आपका 5 × 10 है, 15। इधर की तरफ, इधर की तरफ आपका 15 न्यूटन है मैक्सिमम, इधर कितना लग रहा है 10, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 15 लगा दिया आंसर। ठीक है भाई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम, बड़ा खुश हो गया यार, आ गया आंसर आज तो। ठीक है, if a proton and an electron are placed in the same uniform electric field they experience different acceleration, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सेलेरेशन आपका डिपेंड करता है किस पे, एफ अपॉन एम पर, यानी आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, तो एम पर तो डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं नहीं करेक्ट कैसे हो जाएगा, उधर उधर बात कर रहा है एक्सेलरेशन की, यहाँ बात कर रहा है फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू तो क्यू ही होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है ना, वो तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। de Broglie wavelength of a particle having kinetic energy E is lambda, E is lambda, the de Broglie wavelength of a particle having kinetic energy is lambda, how much extra energy must be given to the particle so that the de Broglie wavelength reduce 60% of initial value। अच्छा, lambda इज इक्वल टू क्या होता है भाई, h अपॉन एम वी, h अपॉन अंडर रूट में 2m e, हाँ ये के, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई के, यानी आप ये बोल सकते हो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, या फिर आप एक काम करो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का इसका स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है जी 60% है, रिड्यूस हो गई है, यानी 60 अपॉन 100, बोलो 3/5, 9/25, ये E1 अपॉन E2 आई है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी, एक मिनट रुको, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी, कितनी एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो पहले कितनी थी, इतने टाइम्स, रुक जाओ, तो ये आपकी हो जाएगी E2 इज इक्वल टू 25/9 E, बोलो, तो एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी, ये वाला माइनस, ठीक है वो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 16E/9 एक्स्ट्रा चाहिए ना मुझे, ठीक है 16E/, क्लियर है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो ये वर्ड आपको देखने पड़ेंगे बस, क्या है ये एक्स्ट्रा पूछ लिए, 60% ये कैसे ऐड करना है, तो अगला कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इसी तरीके से आप यहाँ पर इम्प्लाई कीजिए। 3 resistors of equal values are arranged in the 4 different configuration as shown below, power dissipation in the circuit। अब देखो यहाँ पर करंट आपको सेम दे रखा, आई 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 का तो पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका बेटा, I²R, बोलो, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, जिसका R ज्यादा है, सबसे ज्यादा R किसका होगा, इसका होगा, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम तीसरे का, तो तीसरा सबसे कम, पहला सबसे ज्यादा, आंसर फर्स्ट। V²/R क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आपका V²/R। आप मुझे बताओ इन सबका क्या, इन सब जितने भी रेजिस्टेंस है इन सबका वोल्टेज सेम है, तभी तो यूज करते हैं आप, लास्ट, तो आपको सब में देखना है ना, सब में करंट, यहां से तो करंट सेम जा रहा है ना, नहीं समझ रहे बात, पूरे सर्किट का, आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे, जब आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे, ये जो आर इक्विवेलेंट,
तो उसमें तो करंट आ ही जाएगा ना, उसमें तो करंट आ ही जाएगा ना। वो क्या कर देते हो? क्या बात कर रही हो भाई? ठीक है, तो यहाँ पर भाई वोल्टेज सेम नहीं है, यहाँ पे करंट सेम है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने। इसमें पावर का टॉपिक था, वही जो मैंने कल बताया था, उसी में कवर हो जाएगा ये भी। कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप हमने एनालाइज कॉपी में ही लिखो, कुछ चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग की है। अच्छा हम यहाँ पे ये गलती कर रहे थे, ओके। आपने करंट नहीं देखा, सब में यही जा रहा है। हम्म। न्यूक्लियस, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन पूछ लिया भाई, न्यूक्लियॉन्स। 82 तो इसके प्रोटॉन हो गए, 125 इसके, इन दोनों को माइनस कर देना। छोड़ के आए हो, वेरी गुड। अगर ये भी छोड़ दिया तो भाई क्या ही पढ़ाऊँ मैं फिर। इन्हें प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड इतना, द एनर्जी डेंसिटी पूछी है। बेवकूफ हो गया, 1/4 क्यों है? 1/2 हाफ है। ठीक है, तो ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो E इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड दे रखा है ना जी। तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी है, 40/√2। बस ये ला के रख दो आप यहाँ पर, 1/2, 8.85। हाँ यहाँ पे RMS लिखते हैं, एम्पलीट्यूड नहीं आता। ठीक, तो ये 4, एक 4 से ये 4 कट गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। बोलो। बस ये करना था आपको यहाँ पर, E0/√2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड, अब एक वर्ड आपको पकड़ने का, एम्पलीट्यूड तो नहीं दे रखा। बोलो। मतलब जब आप AC का क्वेश्चन करो या जब आप EM वेव का करो, तो भाई आप लोग ये बात का ध्यान रखें कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड तो नहीं दे रखा। ये जनरेटर को कोई क्वेश्चन करो, मतलब मैग्नेटिज्म का इन शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये बात ध्यान रख लेना। लीजिए। हम्म। कायम है, कायम है। हम्म। हाँ, तो VRMS है वो। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो वो VRMS है। तो इस तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, जो सिली मिस्टेक है बस ये कोशिश करना कि वो अगले टेस्ट में ना हो। जो जो टॉपिक आपके वीक लग रहे हैं, उनको पूरे टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लो कि अगली बार उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आता है, वो ये वाला या इस जैसा और कोई क्वेश्चन बनता है, वो हम करके ले जाएंगे। ठीक है, ओके।